नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले मैं डॉक्टरों की समस्याओं पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। वैसे तो डॉक्टरों की तमाम सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उन सरकारी डॉक्टरों की समस्याओं पर बात कर रहा हूँ जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई है। सरकारी डॉक्टरों को सरकार का एक आदेश है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसके बदले उनको NPA यानी कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। NPA कितना मिलता है, इसका अगर मैं आम आदमी की भाषा में बताऊं तो लगभग 400 रुपए से 1000 रुपए रोज तक ये उनका मिलता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मेरा तर्क ये है कि ऐसा करके सरकार उन डॉक्टरों की क्षमता और अनुभव पर रोक लगाती है, इसमें व्यवधान डालने का काम करती है। उनके पास अगर योग्यता है तो उस योग्यता का फायदा आम आदमी को मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि सरकारी डॉक्टरों को NPA देना बंद कर दे। बदले में हॉस्पिटल टाइम के बाद जो उनका अपना समय बचता है उसमें उनको अपनी प्रैक्टिस करने का अधिकार दे। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि इनकम टैक्स के जरिए सरकार को राजस्व प्राप्त होगा और डॉक्टर जिस भी विधा का है, जिस भी स्पेशलिटी का है, उससे वो अपने लोगों को, मरीजों का कल्याण कर सकेगा, सेवा कर सकेगा। लेकिन नौकरशाही या लाल फीताशाही के चलते शायद ऐसा सरकार करने की इजाजत नहीं देगी। अब हम आते हैं प्राइवेट डॉक्टरों पर। चूंकि ये संगठित नहीं है, उनका कोई बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं है और न ही इनका कोई नुमाइंदा ही है जो सरकार के समक्ष इनकी बात रख सके, उनकी पीड़ा को व्यक्त कर सके। नतीजा ये निकलता है कि आए दिन ये प्रताड़ित होते रहते हैं। प्रताड़ित भी किससे होते हैं? अपने ही भाई से, यानी कि CMO से। CMO जो कि IAS के अधीन होता है। IAS से मेरा मतलब यहाँ जिलाधिकारी से है, DM से है, उनके अधीन काम करता है। इसलिए जो DM साहब चाहते हैं वही CMO करता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कहां का न्याय है कि स्वास्थ्य विभाग के सारे पदों पर IAS संवर्ग को ही बिठा दिया गया है। ऐसा क्यों? लेकिन व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि हर मेन सीट पर वो बैठे हुए हैं और उनके मार्गदर्शन निर्देशन में सारे काम हो रहे हैं। मेरे पास दर्जनों ऐसे सरकारी अस्पतालों की लिस्ट है जहां 50-50 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर एक है। ऐसा क्यों है? ये व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी जा रही? बिल्डिंग बना दी गई, बहुत आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसलिए कि उसमें खेला होता है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। 50 बेड का हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, डॉक्टर एक है। क्या होगा? कैसे होगा? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को देना चाहिए, लेकिन नहीं, सभी चुप्पी साधे बैठे। डॉक्टरों की कमी पर सरकार का कोई स्पष्ट रुख आज तक नहीं है, जबकि इस समय एक डॉक्टर MBBS बनने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए और पीजी के लिए 3 करोड़ रुपया चाहिए। यही कुछ हाल, कमोबेश यही स्थिति BDS, BAMS, BHMS, BUMS डिग्री धारक डॉक्टरों की भी है, जिस पर मैं फिर कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। अब हम बात करेंगे कल यानी 10 फरवरी को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए थे। 2017 के चुनाव में 58 में से 53 सीटें भाजपा को मिली थी और उसने इतिहास रच दिया था। पश्चिम से जो आंधी चली थी उसने पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से 325 सीटें उसे दिला दिया था। उस समय सपा को 2, बसपा को 2 और रालोद को 1 सीट मिली थी। अब देखना यह होगा कि 10 मार्च को किसके खाते में क्या आता है, क्योंकि प्रतिष्ठा सबकी दांव पर लगी हुई है। रालोद और सपा गठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा है, कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है। किसको क्या मिलता है ये 10 मार्च को पता चलेगा। यह चरण सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 85% 58% आबादी अब भी गांव में रहती है
और गांव में शहर की अपेक्षा वोट ज़्यादा डाले गए हैं। 2017 का जो चुनाव हुआ था वो 2013 के सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में हुआ था। इस चुनाव में उन दंगों की सुगबुगाहट तो है, लेकिन उस आधार पे वोटिंग हो रही ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। न हमारे संवाददाताओं ने अपनी किसी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। चुनाव सीधे सीधे 2017 की परफॉर्मेंस पे हो रहे हैं और किसान आंदोलन या अन्य तमाम चीज़ों पर हो रहे हैं। स्थानीय मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। इस चुनाव में जिसका रिजल्ट 10 मार्च को आएगा, कौन कितना किस पोजीशन में बैठता है ये उस समय पता चलेगा। अब हम आते हैं लखीमपुर खीरी कांड के अभियुक्त आशीष मिश्र की जमानत के बारे में। कल यानी 10 फरवरी को मोनू को यानी कि आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी, लेकिन पता चला है कि बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं था, इसलिए फिलहाल आशीष अभी जेल में ही हैं। उनके वकील हाई कोर्ट सुबह पहुंच चुके थे। अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि आज रिलीज हो जाएंगे जेल से या नहीं। मैं यहाँ उन बातों का जिक्र कर रहा हूँ जिनके आधार पर आशीष को जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर की। ऑनरेबल राजीव सिंह जी की कोर्ट ने यह जमानत उनको दी है। मैं यहाँ जमानत के बारे में कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। लेट applicant आशीष मिश्रा be released on bail in FIR number 219 of 2021 under section 147, 148, 149, 307, 326, 427/34 IPC section 30 of Arms Act and section 177 of MV Act, Police Station Tikunia District Lakhimpur Kheri on his furnishing personal bond and to release sureties each of the like amount to the satisfaction of the court concerned subject to the following condition। उनके साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं उन्होंने। अदालत में जमानत देते हुए कुछ शर्तें रखी हैं। Applicant will not try to influence the witness or tamper with the evidence of the case or without misuse of the liberty of bail। वो उनको जो बेल दी जा रही है उससे किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे गवाहों के ऊपर, और न इस स्वतंत्रता का हनन करेंगे, ये भी अदालत ने कहा है। Applicant shall remain present in person before the trial court on the date fixed। आशीष मिश्रा जिनको जमानत दी गई है उनको यह निर्देश दिया गया है कि जब भी अदालत उन्हें बुलाएगी जहां इसका केस चलेगा, यानी कि सेशन कोर्ट में, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा इन पर्सन। Date fixed for A, opening of the case, B, framing the charge, and C, recording the statement under section 313 CRPC। एक और शर्त लगाई है अदालत ने। Applicants shall not leave the state without permission of the court concerned। जो एप्लीकांट है जिनको बेल दी गई है वो अदालत की परमिशन के बगैर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकेंगे। ये कुछ शर्तों के साथ उनको जमानत दी गई थी। ये थी बात आज की, बाकी इंतजार कीजिए कल की।